नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुज सिंघल। रिकॉर्ड हाई के बाद बाजार एक बार फिर दबाव में दिख रहा है। हालांकि उम्मीद है कि नए साल में ये नई ऊंचाइयां छुएगा। अगर यूएस के साथ जल्द ट्रेड डील हो जाए, कंपनियों के बेहतर नतीजे आ जाएं और एफआईआईज की वापसी हो जाए, बहुत कुछ अगर पर डिपेंड करेगा तो बाजार का शायद जोश बढ़े। लिहाजा म्यूचुअल फंड निवेशक बाजार की मौजूदा गिरावट का फ़ायदा कैसे उठाए, इस पर हम बात करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये साल निफ्टी और बैंक निफ्टी भले ही ठीक ठाक रहे हों, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी पेन रही है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने काफ़ी पेन झेला है और वो होप करेंगे कि 2026 में एटलीस्ट उन्हें शायद थोड़ा रिलीफ मिले। आज के इस शो में एक खास चीज़ है। आज के शो में हम आपको 2026 के लिए टॉप 6 म्यूचुअल फंड बताएंगे। जी हाँ, 3 कैटेगरी, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप से दो फंड्स। इसमें हमारी मदद करेंगे आनंद राठी वेल्थ के जॉइंट सीईओ फिरोज अजीज़ और मनी फ्रंट के को फाउंडर और सीईओ मोहित कांग। दोनों को आप सीएनबीसी आवाज़ पर रेगुलरली देखते आए हैं। दोनों पर्सनल फाइनेंस में अथॉरिटी माने जाते हैं। तो आइए इनसे समझते हैं कि इस समय करना क्या है। इनके पास जाऊं इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यों ये साल जो है ये भारतीय मार्केट्स के लिए काफ़ी टफ रहा है। क्योंकि इंडेक्स भले ही 26,000 पर हो, लेकिन बहुत लोगों का ये मानना है कि उनका पोर्टफोलियो 22,000 या 23,000 के लेवल पर आकर अटका हुआ है। और इनफैक्ट मैं कुछ आपको एक आंकड़े देना चाहता हूँ इस समय, जो म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए निवेशकों के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। हालांकि रिकॉर्ड इन्फ्लोज रहे हैं इस साल, लेकिन 2025 में सिर्फ 2 लार्ज कैप फंड्स हैं जिन्होंने निफ्टी को आउट परफॉर्म करा है। सिर्फ 8 फ्लेक्सी और 5 मल्टी कैप फंड हैं जिन्होंने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है और सिर्फ 4 मिड कैप फंड्स हैं जो बेंचमार्क को पीछे छोड़ पाए हैं। और स्मॉल कैप का हाल सबसे बुरा रहा है, क्योंकि अगर 1-2 स्मॉल कैप को छोड़ दें तो बाकी सबके रिटर्न्स नेगेटिव में रहे हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए। फिरोज़, आपसे शुरुआत करूँगा। ये डेटा आपने भी काफ़ी रिसर्च की है, इस डेटा को कैसे पढ़ा जाए? क्या डिफरेंट रहा इस साल? क्यों इतनी अंडर परफॉर्मेंस रही हमारी? अनुज सर, ये डेटा को हमने साल दर साल डाइसेक्ट किया। जो 10-11 कैटेगरी है उसमें हमने देखा कितनी स्कीमें हैं हर साल की, कितनी स्कीमें हैं और कितनों ने आउट परफॉर्म किया। जैसे आपने ये साल देखा, फिर कितने से आउट परफॉर्म किया। एक तो डिजिटल है कि आउट परफॉर्म किया, अंडर परफॉर्म किया। फिर हम देखते कि भाई अगर लार्ज कैप, जैसे आपने पढ़ा ना, 2 ही लार्ज कैप स्कीमें थी जिन्होंने आउट परफॉर्म किया। लार्ज कैप की आउट परफॉर्म करने की संभावना सबसे कम निकली, और जब वो आउट परफॉर्म भी करते हैं तो कम मात्रा से करते हैं। तो इस तुलना में कैटेगरी जब हमने देखी, मल्टी कैप की ही सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ आउट परफॉर्मेंस थी एंड एक्सटेंट ऑफ आउट परफॉर्मेंस थी। संभावना भी और एक्सटेंट भी, कितनी आउट परफॉर्म करती है। कमिंग बैक टू कैलेंडर ईयर 2025, जैसे हम डायरेक्ट इक्विटी के पोर्टफोलियो से के लोगों से बात करते, बोले यार निफ्टी 26,000 पे, मेरा 23,000 पे। वैसे ही स्थिति फंड मैनेजर की ऐसे सालों में होती है। आप देखें, जैसे हमारा मॉडल पोर्टफोलियो 11 साल से 4% कॉम्पाउंडेड कर लिया, बट 2018 देखें 9% की अंडर परफॉर्मेंस थी मॉडल पोर्टफोलियो की हमारी। हम कहते हैं कि भाई 3-4% क्लाइंट बड़े नाराज थे। ऐसे हर 4-5 सालों में 1-2 साल ऐसे आते हैं कि ब्रॉडर मार्केट, स्पेशली फॉलोइंग लास्ट ईयर ब्रॉडर मार्केट ने बहुत अच्छा किया, जनवरी के बाद बहुत अंडर परफॉर्म किया। सो आई थिंक इट्स अ वन ब्लिप एंड एवरी 3-4 ईयर्स में ऐसा एक साल आता है। बिल्कुल सही डेटा है और चिंतित भी होना चाहिए, बट पोर्टफोलियो बिल्ड करने की इंडिकेशन है ये, rather than being worried। डेटा तो सही होगा, आप ही का डेटा था। मोहित, एक सवाल आपसे भी कि आपके हिसाब से 2025 कैसा रहा? क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स नहीं बने, मार्केट में रिटर्न नहीं बने तो म्यूचुअल फंड्स तो बाजार का डेरिवेटिव है, तो ऑब्वियसली उसमें रिटर्न्स नहीं बनेंगे। लेकिन इन्वेस्टर्स ने अपना, जिसे कहते हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं खोया। अगर आप देखें मंथ आफ्टर मंथ म्यूचुअल फंड के इन्फ्लोज इंटैक्ट रहे। 1-2 महीने को छोड़ दें, जैसे मंथ ऑन मंथ थोड़ा सा डिक्लाइन था, लेकिन अदरवाइज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में ठीक ठाक इन्फ्लोज रहे। एसआईपी की बुक भी करीब 29,000 करोड़ के करीब एवरेज रही लास्ट 3 महीने में। आपने कैसे पढ़ा इस डेटा को? जी अनुज, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अनुज, मुझे लगता है कि पिछला जो 1 साल रहा है वो भारतीय बाजार में निवेशकों के लिए विशेषकर बहुत ज़्यादा टफ रहा है, राइट। अगर आप ब्रॉडर मार्केट यानी इंडेक्स लेवल पर आपने निवेश नहीं किया है, या फिर आप स्टॉक स्पेसिफिक निवेशक है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा एक्टिव सिलेक्शंस करके बहुत ज़्यादा कुछ थीमेटिक फंड्स लिए हैं या बहुत ज़्यादा सेक्टोरल बेट्स लगाए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आपने वो बेट गलत लिया है। बिकॉज कोई भी पिछले साल में कोई एक
यूनिफॉर्म ट्रेंड हमको देखने को नहीं मिला। कभी आपने देखा कि कुछ छोटे समय के लिए पीएसयू में रैली आया, कुछ छोटे समय के लिए डिफेंस में आया, थोड़े समय के लिए मेटल्स में आया, कुछ हद तक बैंकिंग में आया, बट कोई भी एक ट्रेंड नहीं था कि या तो लार्ज कैप्स अच्छा कर रहे हैं या मिड कैप अच्छा कर रहे हैं। अमूमन सभी सेक्टर्स में, सभी मार्केट कैप में आपने देखा कि कहीं ना कहीं अंडरलाइंग स्टॉक्स की पिटाई हुई है। हेडलाइन लेवल पर शायद लार्ज कैप इंडेक्स अपने क्या बोलते हैं स्थिति पर बरकरार रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें गिरावट नहीं देखने को मिली। बट स्मॉल कैप अगर आप देखें अनुज तो 7 से 9% की गिरावट है। मिड कैप्स अगर आप देखें तो 4 से 5% की गिरावट है, राइट। तो और एक्टिव फंड्स ने काफ़ी हद तक इसको अंडर परफॉर्म भी किया है। तो निवेशकों के लिए टफ साल था एंड मैं डेटा जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से एक सच्चाई बयान कर रहा है यहाँ। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर अब निवेशकों का ये है कि यहाँ से अगर इतनी अंडर परफॉर्मेंस है तो मैं सीधा ETF ही क्यों ना ले लूँ एक्टिवली मैनेज फंड्स की बजाय। और अगर इस लेवल पर मैं सिंपल जैसे गोल्ड और सिल्वर ETF हैं, उन्होंने इतना ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस किया। ऑब्वियसली हम सब के अंदर एक रीसेंसी बायस होता है तो हम सब उससे काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उनको आप क्या कहेंगे? देखिए मेरे हिसाब से अब जहाँ तक कि हमारा सवाल है, हम जैसे एडवाइज़र होते हैं तो हम ये पहले चेक करते हैं कि भाई जो भी आपने 10 साल से अनुज सर ने अगर ट्रांजैक्शन किए हैं, क्या उस पूरे ट्रांजैक्शन का निचोड़ निफ्टी को बीट किया कि नहीं किया, पहले ये हम चेक करते हैं। क्योंकि मिड कैप भी खरीदते हैं, कभी लार्ज कैप खरीदते हैं, पूरे निर्णय को निफ्टी को बीट किया कि नहीं किया वो चेक करते हैं। तो ऑलमोस्ट 80% लोग निफ्टी को बीट करते हैं। हमने 10,000 पोर्टफोलियो जो आनंद राठी के साथ डील नहीं करते उनसे भी चेक किया तो 80% बीट करते हैं, निफ्टी को बीट करते हैं। हाँ। निफ्टी, लोगों को लगता है निफ्टी सबसे सरल है बीट करना, बट निफ्टी बुरे समय में सबसे मुश्किल है बीट करना, क्योंकि सब टूट जाता है तो निफ्टी खड़ी रहती है। जैसे इस साल निफ्टी खड़ी है, देखिए। सो निफ्टी को बीट करना एक अनिवार्य बात है आफ्टर एक्सपेंस। अगर 2-3% से बीट कर रहा है, ऑलमोस्ट 60-70% ऑफ इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स आर बीटिंग निफ्टी बाय 3%। ओके। ट्रांजैक्शन वाइज उसमें अपने जज्बात भी आ गए, हमारे रिसेंसी बायस भी आ गए, गलत स्कीम चूज करना, कभी कोई गलत सेक्टर, सब मेरे पूरे निर्णय का निचोड़ पे ही निर्भर करता है। ये स्टैटिस्टिक्स हैं आपके जो मतलब ये कह रहे हैं कि 10,000 पोर्टफोलियो मैंने जो आनंद राठी के साथ डील नहीं करते उनको चेक किया। दैट इज इंडिया की अच्छी स्टोरी बयान करेगा। आनंद राठी का थोड़ा बायस डेटा होगा इसीलिए। अब उसमें जो 20-25% लोग हैं जो निफ्टी को बीट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए जो रणनीति है बहुत अच्छी है। भाई मैं निफ्टी को बीट ही नहीं कर पा रहा हूँ, इससे तो मैं इंडेक्स में आ जाऊँ। सबके लिए एक रणनीति होना मेरे लिए से, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि यार इंडेक्स में जाना चाहिए, वॉरेन बुफे साहब कह रहे हैं, वो यूएस बैठे हैं, रहे वो 150 साल पुरानी मार्केट है। हमारा तो म्यूचुअल फंड आज 2% है, उनका 3,500 लाख करोड़ का है, रुपीज में बोलूँ तो मेरा 70 लाख करोड़ का है, राइट। सो आई पर्सनली थिंक डोंट पुट वन साइज फिट्स ऑल। एक्सेल शीट में अपने ट्रांजैक्शन डाउनलोड करें, उस दिन की निफ्टी डाउनलोड करें, एक्सेल शीट से पता लग जाएगा कि आप अगर पूरे इन्वेस्टमेंट निफ्टी में करते तो कितने होते। सो आई पर्सनली थिंक इंडेक्स का दौर अभी इंडिया में नहीं आया है। फंड मैनेजर के पास बहुत कैपेबिलिटी होती है। एक साल के आउट परफॉर्मेंस में बहुत बुलिश नहीं होता, एक साल के अंडर परफॉर्मेंस में भी उतना ही बेरिश नहीं होगा फंड मैनेजर्स। मोहित, आपके हिसाब से इस साल कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी थीम क्या होनी चाहिए? मतलब फ्लेक्सी कैप, ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में डालें या मिड और स्मॉल कैप में पैसा डालें? देखिए अनुज, बाज़ार का रुख आप शायद मुझसे काफ़ी अच्छा समझते हैं, बट मुझे लग नहीं रहा कि अभी आप किसी भी तरह के किसी मोमेंटम में हैं, राइट। एक बहुत ही रेंज बाउंड सा रुख रहा है मार्केट का। टाइम बाउंड हमने बहुत अच्छा करेक्शन ही देख लिया है, लास्ट 1-1.5 साल से मार्केट वहीं का वहीं खड़ा है। तो मुझे कुछ ऐसा ट्रेंड उभरता हुआ नहीं दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बड़े बेट्स ले पाएँ इस मार्केट में, राइट। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा इस मार्केट में। आप, मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मैं नहीं करना चाहूँगा थोड़े समय के लिए, वो है स्मॉल कैप्स में एंट्री। फिलहाल के लिए हो सकता है कि हमने लास्ट 1 साल में -7% देखा है, एंड सडनली मार्केट का अगर रुख बदला, अगर मोमेंटम आता है तो स्मॉल कैप्स आपको सबसे ज़्यादा यहाँ से चलकर रिटर्न्स दे सकते हैं। बट आई वुड स्टिल स्टे अवे एज अ कॉशियस इन्वेस्टर। मैं पहले मार्केट का रुख बदलता हुआ देखना चाहूँगा बिफोर कि मैं कोई पोजीशन ले पाऊँ। तो अगर मुझे थोड़ा सा कॉशियस रहना है तो देन द सेफर जोन्स फॉर मी इज़ लार्ज कैप, लार्ज प्लस मिड कैप कुछ हद तक, या फ्लेक्सी कैप, राइट। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड मैट्रिक्स पे जा रहे हैं तो मे बी मिड कैप कुछ हद तक आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। एंड आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई जो है वो अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। हम ये बार बार बोलते हैं अनुज, बट ये प्रैक्टिकली इतना फॉलो नहीं होता, और इसके बुरे परिणाम हमने देख लिए। अगर आप इंटरनेशनल एक्विटीज़ में नहीं थे, अगर आप कमोडिटीज़ में नहीं थे, तो लास्ट 1 से 1.5-2 साल में आपने जो मिस किया है, शायद वो गोल्डन अवसर अब आपको कभी ना मिले, राइट। सो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट।
चलिए अब आते हैं, आई एम श्योर आप सब लोग प्रैक्टिकल पर आना चाहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे हमने डिस्कस किया कि हम आपको 6 फंड्स बताएंगे। सबसे पहले तो बता दें कि ये जो भी फंड्स हैं ये हमारे एक्सपर्ट्स ने चुने हैं, और अगर आप एक और इंडिपेंडेंट राय लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। फिरोज़, आपसे शुरुआत करूँगा। लार्ज कैप फंड में थोड़ा मुझे काफ़ी ये एक इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वांट लार्ज कैप फंड, क्योंकि क्वांट एक समय सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर था, लेकिन पिछले 2 साल क्वांट के लिए काफ़ी टफ रहे हैं और काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस भी रही है क्वांट की। आपको लग रहा है कि वो अब जो मीन रिवर्जन था वो प्ले आउट हो चुका है? क्यों आप बेट करेंगे इस पर? मैं इसीलिए बेट करूंगा क्योंकि लार्ज कैप में अगर अल्फा जनरेट करना है तो हिम्मत पहले चाहिए होती है। हिम्मत के साथ काबिलियत की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। कम काबिलियत और हिम्मत बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। तो ये जो है, ये 18 स्टॉक का पोर्टफोलियो चलाते हैं। कभी 17 होते हैं, कभी 16 होते हैं। 50 की निफ्टी की इंडेक्स है, 100 की बेंचमार्क है। तो आप हिम्मत तो दिखा रहे हैं, पहली चीज। अब काबिलियत है कि नहीं है, और उस मार्केट में लिक्विडिटी है कि नहीं है। देखिए, अब लार्ज कैप में आप अगर 3000 करोड़ का फंड चलाते हैं, 4000 का, उसमें तो आपके पास स्टॉक 100 करोड़ के एक स्टॉक है, वो 15 मिनट में बिक सकते हैं। सो एजिलिटी इज देयर, करेज इज देयर, कैपेबिलिटी इज श्योरली देयर। यही स्कीम 28% आउट परफॉर्म भी कर चुकी है एक साल में निफ्टी, 12% अंडर परफॉर्म भी कर चुकी है। अगर आपने लॉन्ग टर्म साइकिल ही प्ले करना है तो आपको ऐसे फंड में रहना है जिसमें आप ये लार्ज कैप में इतनी वॉलेटिलिटी ऑफ आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस देख सके। एंड संदीप जी का जो डेटा एनालाइज करने का तरीका है वो बहुत ट्रेजरी माइंडसेट है, वो बहुत एएमसी माइंडसेट नहीं है। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत एएमसी के फंड मैनेजर से बात करता हूँ, तुम यार हिम्मत क्यों नहीं दिखाते हो, सबको इंडेक्स को हक करना है। वो ट्रेजरी माइंडसेट में ऐसा नहीं होता है। बट वो कहीं ना कहीं कई बार आपके अगेंस्ट भी जाता है। जैसे पिछले साल उनकी रैंक 28 रही आउट ऑफ 38, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को ये रिस्क लगा कि इस साल भी अंडर परफॉर्मेंस हो गई। तो एक साल की अंडर परफॉर्मेंस, लार्ज कैप तो आपकी बुनियादी है पोर्टफोलियो की, 5 साल तो टिकूंगा मैं। जैसे मोहित सर ने कहा कि स्मॉल कैप में मत डालो, निकाल लो। लार्ज कैप के साथ ये अनहोनी नहीं होती है। तो दैट्स अ वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, बट आप जो स्कीम्स को देख रहे हो, जैसे लास्ट ईयर की मेरी बेस्ट स्कीम इस साल वर्स्ट है। दिस कीप्स हैपनिंग इन माय मॉडल पोर्टफोलियो। मैं नोटिस कर करके थक गया हूं, बट लोगों को हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे ही खरीदना है। बट एक्चुअली पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे आपको बेचना चाहिए, अच्छे परफॉर्मेंस। उसका उल्टा करना चाहिए, उल्टा करना चाहिए। मेरा ये तजुर्बा रहा है, बट बहुत मुश्किल है। मैं भी ये कहता हूं, बट करने में मुझे भी दिक्कत होती है। नहीं, नॉर्मली जैसे इंडेक्स के भी जो टॉप स्टॉक्स होते हैं, अगले साल नॉर्मली वो कई बार अंडर परफॉर्म करते हैं। जो पिछले साल जैसे ट्रेंड था, इस साल का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा था। बिल्कुल, तो ये आपकी तरफ से हो गया क्वांट का लार्ज कैप फंड। मोहित, आपका लार्ज कैप फंड कौन सा है? यूटीआई निफ्टी 50 फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 अनुज, या अच्छा। फिर एचडीएफसी निफ्टी 100। देखिए, आप बोल सकते हैं कि मैंने बहुत ही सेफ तरीका चुना है यहाँ पर, राइट? बट फॉर मी प्रैग्मेटिज्म कम्स मच बिफोर एडवेंचरिज्म। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि लार्ज कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर ज़्यादा एडवेंचर करके निवेशकों को कुछ बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाता, राइट? आप अगर देख लें कि कितना अल्फा जनरेट कर पाते हैं जो 2-4 फंड हर साल, 2 से 5 फंड होते हैं अनुज, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स को बीट करते हैं, और हर साल वो 2 से 5 नाम बदल जाते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या मैं उन 2 से 5 नाम को निकाल पाऊंगा सक्सेसफुली? वो एक अपने आप में बहुत बड़ा इफ़ है। मान लीजिए अगर आप वहाँ पहुँच भी गए, तो क्या वो 1-2% के अल्फ़ा के लिए मुझे हर साल इतने ज़्यादा शफल्स की ज़रूरत है या नहीं है? या फिर मैं एक इंडेक्स के साथ अच्छे से, शांति से, बहुत लंबी अवधि के लिए, जैसा कि फिरोज भाई ने भी कहा कि एक फाउंडेशनल एस्पेक्ट है लार्ज कैप आपका, जो आप हमेशा रखोगे अपने पोर्टफोलियो में, तो ये 10 साल का एलोकेशन है, तो क्यों ना फिर मैं एक निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी 100 इंडेक्स को लेकर शांति से अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छी बुनियाद, फाउंडेशन बना लूं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में इसलिए कह रहा हूं कि जो लार्ज कैप में थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे, दिस इज अ सेट जिसने परफॉर्म नहीं किया है। लार्ज कैप में निफ्टी 50 ने अच्छा परफॉर्मेंस, इस साल नेक्स्ट 50 ने अंडर परफॉर्म किया है। नेक्स्ट 50 ने अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू द फर्स्ट 50। मुझे लगता है जबकि 10 साल में नेक्स्ट 50 नॉर्मली आउट परफॉर्म करता है। 100% इट शुड हैपन दैट वे। मुझे लगता है कि अगर रैली एक लेवल नीचे उतरेगी तो देन द नेक्स्ट सेट ऑफ 50 शुड डू वेल। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्की खेलना चाहते हैं लार्ज कैप में, तो निफ्टी नेक्स्ट 50, अदरवाइज अ ब्रॉडर निफ्टी 100 इंडेक्स इज अ ग्रेट स्टार्ट। अब आते हैं लार्ज कैप से मिड कैप कैटेगरी में, और फिरोज ने पिक किया है मिड कैप कैटेगरी में कोटक मिड कैप फंड ग्रोथ ऑप्शन।
कोटक में एक पिछले 1-2 साल काफ़ी चर्न रहा है। उनके जो 2-3 स्टार फंड मैनेजर हैं वो छोड़ के गए हैं, जैसे पंकज टिब्रेवाल ने अपना खुद का स्टार्ट किया, हरीश कृष्णन छोड़ के किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में गए। हालांकि नीलेश भाई अभी भी हैं वहाँ पर, वो लीडरशिप उनकी इंटैक्ट है। लेकिन कोटक मिड कैप फंड चूज़ करने का आपका क्या कारण रहेगा? और ये काफ़ी रीजनेबली बड़ा फंड है, एक्चुअली 60,000 करोड़ का फंड है। और नॉर्मली कहते हैं कि बड़े फंड्स में थोड़ा सा अल्फा जनरेट करना या आउट परफॉर्म करना थोड़ा टफ होता है, तो ऐसे में आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये आउट परफॉर्म करेगा? ये इसलिए आउट परफॉर्म करेगा, फिर मिड कैप इटसेल्फ इज अ ट्रिकी प्लेस एंड अ वेरी गुड प्लेस टू बी इन फॉर FY26। क्या होता है कि निफ्टी टॉप 100 में तो 100 है, लार्ज कैप में। स्मॉल कैप की टेल तो कुछ भी हो सकती है, मिड कैप के सिर्फ 150 स्टॉक है। कोई भी कैटेगरी में मिड कैप का पैसा आ ही जाता है। फ्लेक्सी कैप में भी मिड कैप डल जाता है, मल्टी कैप में भी मिड कैप डल जाता है, स्मॉल कैप वाला भी थोड़ा मिड कैप तो रखता ही है। तो मिड कैप इज अ प्लेस वेयर देयर आर फ्यूअर स्टॉक्स, $1 ट्रिलियन मार्केट कैप, बट फ्लोज आर कमिंग 4-5 जगह से। उसके जो टॉप वेट्स है ना, वो एब्सोल्यूट रिटर्न भी अच्छे देंगे। अच्छा, क्योंकि अगर पैसे चारों जगह से आ रहे हैं, वेटेजेस बहुत लॉपसाइडेड होते हैं। जैसे हम नेक्स्ट 50 की बात कर रहे थे ना, अब वेटेजेस फर्स्ट निफ्टी के और लास्ट वाले में जमीन आसमान का अंतर है इंडेक्स में। और जो शफल होता है बिटवीन निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50, जो यहां से घुसता है वहां आता है, बिल्कुल, उसकी वजह से जो परफॉर्मेंस इंपैक्ट होता है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट टू इज मिड कैप इज अ गुड स्पेस। सेकंड, हैवियर वेट्स के जो एलोकेशंस होंगे, कोटक इमर्जिंग टॉप मिड कैप के जो इंडेक्स के वेट्स है ना, उसमें ज्यादा एक्सपोजर है उसका। तो उसमें एक बायंसी होती है क्योंकि पैसा आ रहा है। तीसरा क्या है कि आपके मिड कैप में आपको ये देखना है कि वैल्यूएशन कैसी है। इसकी जो ट्रेलिंग पी है 34% की पी है, 34 की पी है। मिड कैप में डिस्पर्शन पी का एक स्टॉक ऐसे भी है, आजकल तो नए एज के कंपनीज भी होते हैं, तो मैं पी पे थोड़ा नजर रखता हूं। जैसे कॉन्ट लार्ज कैप की 31 की पी है, राइट, दूसरी इसमें 34 की है। फिर हम एक चीज चेक करते हैं कि भाई हर कंपनी की जो अर्निंग्स की एस्टिमेट है ब्लूमबर्ग के एनालिस्टों के हिसाब से, किसमें ज्यादा हेडरूम है। इसमें अर्निंग्स आने की उम्मीद है, वैल्यूएशन ठीक है, आपको इसमें मिड कैप ही परफॉर्मेंस दे देगा। अगर ये 2-3% बीट कर दे अपने बेंचमार्क को, तो निफ्टी से आप 5-6% ज्यादा बीट करने की संभावना है। दैट्स व्हाई दैट चॉइस। ओके, चलिए, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चॉइस कोटक मिड कैप फंड, इस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अतुल भोले पर काफ़ी बात हुई है कई बार हमारी चैनल पर उनसे इस फंड को लेकर भी। मोहित, आपका जो फंड है, मैं अभी देख रहा हूँ एक्चुअली, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड। थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों को एक डिस्क्लोजर देना चाहूँगा कि मेरी खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट इस फंड में रही है काफ़ी सालों से, और मेरी SIP है इसमें रेगुलरली, तो वो मेरी तरफ से एक डिस्क्लेमर हो गया। लेकिन इस फंड ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया और कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किया है, और अब ये फंड भी मैं देख रहा था काफ़ी बड़ा हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक रिस्क फैक्टर है क्या? क्योंकि 3 साल में 26% का इस स्पेस में कैगर देने वाला, कहीं ना कहीं जाकर क्या एक जिसे कहते हैं कि एक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग या लॉ ऑफ एवरेजेस, कहीं ना कहीं इसके साथ आने का रिस्क रहेगा कि नहीं रहेगा? देखिए अनुज, मैं भी ये काफ़ी सालों से सोच रहा हूँ कि क्या लॉ ऑफ एवरेजेस विल कैच अप विद दिस फंड, पर अभी तक वो हुआ नहीं है। द कंसिस्टेंसी जो इस फंड ने दिखाई है वो काबिल तारीफ है। लुक, ऑनेस्टली आई थिंक ताहिर बादशाह एज अ CIO हैज बीन अ वेरी स्टेबल फिगर एट इन्वेस्को। तो उनकी फिलॉसफी बहुत ही कंसिस्टेंटली स्टेबल रही है। सो आई रियली लाइक द वे ही इज ऑपरेटेड, नॉट जस्ट मिड कैप, बट आप उनका लार्ज एंड मिड कैप देख लीजिए, आप उनका स्मॉल कैप देख लीजिए, अक्रॉस द बोर्ड दे हैव डन एक्सेप्शनली वेल अक्रॉस ऑल द कैटेगरीज। हालांकि इसके जो फंड मैनेजर हैं वो आदित्य खेमानी हैं, एक दूसरे फंड मैनेजर थे अमित कनात्रा जो छोड़ चुके हैं शायद, तो थोड़ा सा चेंज है वहाँ पर। बट स्टिल आई थिंक द वे द फंड हैज़ बीन मैनेज्ड एंड कंस्ट्रक्टेड, अभी भी आप अगर उनका सेक्टोरल एलोकेशन देखें अनुज, एंड आई थिंक शायद ये मेरे पसंदीदा सेक्टर्स रहेंगे आने वाले साल के लिए भी। रिटेलिंग में उनका 15% एक्सपोजर है, तो थोड़ा सा कंजम्पशन, मॉडर्न डे कंजम्पशन की तरफ रुख है। बैंकिंग में उनका एक्सपोजर है, हेल्थ केयर में उनका एक्सपोजर है, और कैपिटल मार्केट्स में उनका एक्सपोजर है। सो दीज आर सेक्टर्स जो मुझे लगता है वैसे भी 2026 में थोड़े से ज़्यादा, अगर आप फॉलो कर रहे हैं मार्केट ट्रेंड्स को देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनमें कुछ आउट परफॉर्मेंस की संभावना बनती है। तो फ्रॉम अ सेक्टोरल एलोकेशन पर्सपेक्टिव, कंसिस्टेंसी के लिहाज से, प्लस AUM भी देखिए आउट ऑफ प्रपोर्शन नहीं हुआ है। दो आई अंडरस्टैंड ये सारे ही फंड्स का प्रॉब्लम होता जा रहा है, कुछ तो भारतीय बाजार की डेप्थ का भी प्रॉब्लम है अनुज, ऑनेस्टली, कि अगर आप 150 कंपनीज का ही 150 का ही बास्केट है मिड कैप में, तो अब इतना स्कोप नहीं बच गया। कहीं ना कहीं शायद सेबी को भी डेफिनेशंस को थोड़ा सा ब्रॉडन करना पड़ेगा। बट मुझे लगता है कि अगर आप मिड कैप में थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, तो आई विल गो विद द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस फंड एंड हैज़ ऑलवेज बीन एन आउट परफॉर्मर, तो मेरी पसंद ये रहेगी। ओके,
और इन्वेस्को ने अगर मिड कैप में आउट परफॉर्म करके कमाल दिखाया है तो स्मॉल कैप में आउट परफॉर्म करके शायद धमाल मचाया है। और एक और फंड जिसमें मेरी खुद की इन्वेस्टमेंट है फिरोज़ भाई, ये स्मॉल कैप फंड में आपकी चॉइस इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, और ये फंड तो ताहिर बादशाह शायद खुद चलाते हैं और काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस रही है इस फंड की। आपको लगता है इस लेवल से भी आउट परफॉर्म करेगा? ये संभावना है। स्मॉल कैप में मैं जनरली CIO मैनेज स्कीम्स को प्रेफर करता अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्या है कि CIO की काबिलियत मेरे हिसाब से रिलेटिवली ज़्यादा होती है, बिल्कुल। तभी तो वो उनका बॉस बना है। ऑफकोर्स तजुर्बे से भी ब्यूरोक्रेसी होती है तो तजुर्बे से बन जाता है, बट म्यूचुअल फंड इज अ वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव मेथड ना, क्योंकि अगर मैं 30 का भी हूँ बट मैं 45 के फंड मैनेजर को हैंड्स डाउन बीट करता हूँ। नहीं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं। CIO की काबिलियत इज वन, एंड उनकी स्टेबिलिटी भी रहती है। वो लॉन्ग टर्म सोचता है, इस साल मुझे डिलीवर करना है, ये नहीं सोचता है। सो उनकी जो हॉलीडे एनएवी मैं कैलकुलेट करता हूँ कि अगर ताहिर बादशाह साहब छुट्टी पे होते लास्ट ईयर तो इन्वेस्को स्मॉल कैप की क्या एनएवी होती है मैं कैलकुलेट कराता हूँ। एक पेटेंटेड, हमने उसको पेटेंट भी अप्लाई किया हुआ है। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं? एल्गोरिथमिकली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपने सेक्रेटरी को बोल दिया कि जो भी पैसा आए जाए सेम पोर्टफोलियो को मेंटेन कर, तो एक एनएवी आती। ताहिर बादशाह की लास्ट 3 ईयर की हॉलीडे एनएवी इज लोअर देन एक्चुअल एनएवी। मतलब वो छुट्टी पे जाते तो इन्वेस्टर गरीब होता, तो उनको छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए। उनको छुट्टी पे नहीं जाना चाहिए। ऐसे बहुत सारे फंड मैनेजर है करोड़ों का बोनस ले लेते हैं, बट वो छुट्टी पे होते तो इन्वेस्टर अमीर होता, right? So his holiday NAV is great, मतलब is lower than actual NAV. His stability is there. 9,000 करोड़ का फंड, जब 1,500 करोड़ या 2,000 करोड़ का तो हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में आया था, बट आई थिंक 8,000-9,000 पे एजिलिटी नहीं जाती, वो फिर भी मूव कर सकते हैं। 9,000 इज नॉट टू बिग, सो आई थिंक दैट वो अल्फा जनरेट कर पाएंगे। चलिए ताहिर भाई, अगर आप सुन रहे हैं शो, बिल्कुल हॉलीडे पे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपने काफ़ी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मोहित, आपका स्मॉल कैप बेट कौन सा होगा? अनुज, मैंने अपना तीसरा चॉइस जो है वो स्मॉल कैप नहीं दिया है। एज आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द शो, मेरा तीसरा चॉइस है ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर फंड। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, इट्स अ कमोडिटीज एलोकेशन, जो मुझे लगता है एक मस्ट हैव है। एंड हम अभी नहीं, पिछले 2-3 सालों से अपने सारे ही निवेशकों को रेगुलरली बोल रहे हैं कि यू हैव टू बिल्ड अ कमोडिटीज एलोकेशन इन योर पोर्टफोलियो। तो ईडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर मुझे पर्टिकुलरली ज़्यादा अच्छा लगता है, बिकॉज ये पहला ऐसा फंड था इंडस्ट्री में जो गोल्ड एंड सिल्वर के प्रपोर्शन को इक्वली मैनेज कर रहा था और डायनेमिकली ऑन अ डेली बेसिस मैनेज करते हैं अनुज। तो 50-50 गोल्ड एंड सिल्वर के एलोकेशन को, अगर मान लीजिए आपका सिल्वर का रैली ज़्यादा हो जाता है तो वो इमीडिएटली उसको ट्रिम करके 50 पे ले आते हैं, राइट। तो अगर किसी को लग रहा है कि सिल्वर अब बहुत ज़्यादा चल गया है, बहुत ज़्यादा उछाल आ गया है, गोल्ड सिल्वर रेशियो वापस 68:1 पे आ गया है, तो या तो 2 चीज़ें हो सकती है कि यहाँ से अब थोड़ा सा गोल्ड ज़्यादा रैली कर जाए और सिल्वर थोड़ा कैचअप करने की कोशिश करे, या फिर अगर करेक्ट हो तो गोल्ड कम करेक्ट हो और सिल्वर थोड़ा ज़्यादा करेक्ट हो, तो रेशियो आपका वापस थोड़ा सा नॉर्मलाइज हो जाए। बट दोनों ही केसेस में मुझे लगता है कि दिस इज़ वन फंड विच इज़ पोजिशनड एट इन अ वेरी गुड स्ट्रक्चर, कि स्ट्रक्चरली ये दोनों के ही रैलीज़ को अच्छे से कैप्चर कर पाएगा। तो अगर आपको लगता है कि अब यहाँ से शायद गोल्ड में थोड़ा सा उछाल आना चाहिए, बिकॉज गोल्ड फॉर लास्ट 3-6 मंथ्स हैज़ लैग्ड सिल्वर अलॉट, तो मुझे लगता है तब भी ये फंड बेनिफिट करेगा। इफ सिल्वर कंटिन्यूज द मूवमेंट तब भी ये फंड बेनिफिट करेगा। एंड ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से मुझे लगता है दिस इज़ अ सेफर जोन टू बी इन फॉर इन्वेस्टर्स राइट नाउ। सो अलॉन्ग विथ लार्ज कैंड मिड कैप, वन कमोडिटीज एलोकेशन इन द पोर्टफोलियो। ओके, चलिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो 6 फंड्स हमने आपके लिए चुने यहाँ पर, और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2026 में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और 2025 ठीक है, थोड़ा सा साल ख़राब रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। मज़ा आया आप दोनों से बात करके, और इनफैक्ट 2026 में शायद हम थोड़े ऐसे और एपिसोड्स करें जिससे आप दोनों से बात करें थोड़े से म्यूचुअल फंड्स को लेकर। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप जुड़े रहिए CNBC आवाज़ के साथ।